सर मैं पहले जो साथी यहाँ मौजूद हैं मैं और जो कार्यशाला हम यहाँ पे कर रहे हैं, युवा शिविर कर रहे हैं, उसका एक मैं संदर्भ रख लेती हूँ यहाँ पे। तो 24 साथी हैं, युवा साथी यहाँ पे मौजूद हैं और ये 3 ब्लॉक के साथी हैं, गैरसैंण से हैं, दसौली यानी गोपेश्वर से हैं और कर्णप्रयाग के साथी हैं। और ये वो साथी हैं, आपको अच्छा लगेगा जो इस गैरसैंण पहुँचे हैं कर्णप्रयाग से, गोपेश्वर से, यहाँ से। सबसे पहले तो आप लोगों ने मुझे यहाँ आप लोगों से मिलने का जो समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो दोस्तों, आपका काम और मेरा काम एक ही है, क्योंकि जो आदमखोर होता ना, तो वो इस प्रकार का है, यदि कोई आतंकवादी किसी क्षेत्र में घुस जाता है तो आपको मालूम है वहाँ की सारी प्रक्रिया ध्वस्त हो जाती है। जैसे कोई गुलदार आदमखोर हो गया तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, महिलाएं घास नहीं काट पाएंगी, जो लोग बाज़ार जाना है वो बाज़ार नहीं जा पाएंगे, और यहाँ तक कि दिन रात कमरे में बंद रहने से क्या होगा, सारा एक हमारा जो सामाजिक वातावरण है वो पूरा टूट जाता है। दूसरी, ऐसा नहीं कि आदमखोर हो गया और उसको मारना ही उचित है, परंतु उसको मारना उचित इसलिए है क्योंकि उस समय प्रत्येक के दिल में, जो कोई भी आदमी होगा और जहाँ उसने नुकसान किया है वो तो बहुत ज़रूरी है, वो लोग तो गुस्सा और ज़्यादा होगा, परंतु प्रत्येक जो व्यक्ति होगा, कोई भी वो है, वो उस गुलदार की पूरी प्रजाति का उस समय दुश्मन होता है, क्योंकि वो उसके दिल में एक आक्रोश पैदा होता है उस समय। तो यदि कोई सामान्य वाला लेपर्ड भी यदि किसी को मिल जाए और उस समय किसी ने उसको घेर लिया तो उसको भी मार देते हैं। तो उस पूरी प्रजाति को बचाने के लिए यदि हम छान कर या उसको ट्रैक करके एक आदमखोर लेपर्ड को मार देते हैं तो क्या होता है, हम उसकी पूरी प्रजाति की सुरक्षा कर लें। वही बात हुई कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, यदि उस मछली को निकाल दे फिर तालाब स्वच्छ हो जाता है। फिर लोगों के दिल में उस आदमखोर ने, उस गुलदार की प्रजाति या उस टाइगर की प्रजाति के विचार में या उनके दिमाग में फिर जो पुराना उसका, क्योंकि हम तो उसको देवी वाहन मानते हैं ना, वो उसने गलती की है तो उसको सजा मिल गई, बाकी तो सारे देवी वाहन के रूप में ही माना जाता है। और हमेशा ऐसा होता है कि कभी भी चाहे वो टाइगर हो चाहे गुलदार हो, हमारे हिंदू उसमें जो है हमेशा उसको देवी के वाहन के रूप में माना जाता है। जब देवी वाहन है तो अपना आप ही फिर लोगों के दिमाग में उस प्रजाति के प्रति एक प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो ये भी बहुत बड़ा काम है, क्योंकि उस जानवर का भी और हमारे समाज के लिए भी। फिर मेन है कि मतलब गुलदारी का नहीं है, हमारे पास संतुलन के लिए, क्योंकि कोई जानवर एक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और किसी जानवरों की आबादी बिल्कुल घट जाए तो क्या होगा, सारा वातावरण असंतुलित हो जाएगा। भाई आपने आजकल देखा होगा, आप सियार देखे आप लोगों ने? नहीं देखे। केवल लोग अब कह रहे हैं कि सुअर बहुत हो गए साहब, सुअर बहुत हो गए साहब, परंतु एक प्रजाति बड़ी, एक प्रजाति तो पूरी जीरो होगी ना। वैसे लेपर्ड का है, लेपर्डों की संख्या उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है, तो उनकी एकदम संख्या बढ़ जाना और दूसरी जो और उनका जो शिकार होगा या और प्रजातियों का कम होना, वो क्या करता है, वातावरण को असंतुलित कर रहा है। तो उसको बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। परंतु ऐसा तो नहीं है कि आप लेपर्डों का जो सारा परमिट जारी कर दे और उनको बोले यार ये 500 हो गए और इनको 200 करना है, इनको 200 मार दो, ऐसा नहीं है। केवल आदमखोर जब होगा तो उसी को मारने के लिए, और वो भी एक किल पे नहीं, बल्कि जब वो 3 किल करेगा तब जाके उसको मारने का आदेश होता है। और परंतु राजनीतिक प्रेशर के कारण क्या हो जाता है कि वो हो गया, नेतागिरी हो जाती है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद उनको वाइल्ड लाइफ चीफ को एक के मारने पे भी उसको परमिट जारी करना पड़ता है। और जो टाइगर है, यदि टाइगर आदमखोर हो गया तो वो 7 किल तक उसके लिए परमिट जारी नहीं है। जब वो 7 आदमियों को मार देगा उसके बाद तब जाके उसको परमिट जारी होगा। परंतु टाइगर के लिए तो नहीं होती राजनीति, क्योंकि टाइगर तो बहुत कम आदमखोर होते हैं। और हमारे यहाँ ऊपर वाले, जैसे आप कर्णप्रयाग से हैं, गोपेश्वर से है, इन जगह टाइगर तो है नहीं, केवल कॉर्बेट पर ही है टाइगर। तो कॉर्बेट में जब बहुत ज़्यादा 7 उससे ऊपर किल हो जाते हैं तभी परमिट जारी होता है। और आप सोच रहे होंगे, आप टीचर थे और आप इस क्षेत्र में कैसे आए।
ऐसा है, 82 से 84 तक मैंने ट्रेनिंग की थी, बीटीसी ट्रेनिंग, और 84 के बाद सरान, पहले एसएसबी गोरला ट्रेनिंग होती थी गाँव में, तो हम भी ट्रेनिंग करने के बाद सर्विस लगी नहीं थी, तो हम लोग उस समय सरान ट्रेनिंग हिमाचल प्रदेश एसएसबी की ओर से चले गए। और पहले से मेरे बूढ़े दादाजी लक्ष्मण सिंह जो शिकारी हैं, उनके अभी भी लेटर हैं 1912-25 के, उस समय वो अंग्रेज़ों के ज़माने में बहुत मशहूर शिकारी थे। और मेरे पिताजी तो टीचर थे, मेरे 3 चाचा जो थे वो फ़ौज में थे, और उसके बाद मैं अकेला हूँ घर से, इसलिए मैं भी टीचिंग लाइन में चले गया था। परंतु मैं वहाँ बेस्ट फायरर था, क्योंकि चॉइस जब जिसकी हथियार चलाने की होती है तो चॉइस थी, और मैं बेस्ट फायरर निकला था उस समय। और उसके बाद ऑल इंडिया फायर कंपटीशन में उन्होंने मेरे को एक बार अरुणाचल प्रदेश भी भेजा था। वाले उस समय हमारे घर पे आए थे कि आप ऐसा करो कि आप एसएसबी ज्वाइन कर लो और आप सर्किल सीओ बन जाओगे, यहाँ बहुत बढ़िया आपका चांस है और आप सर्किल सीओ बन जाएंगे। परंतु मैं अकेला था, इसलिए माँ ने कहा नहीं, मेरा तो एक ही बेटा है, मैं उसको फौज में क्यों भेजूं, फौजी एसएसबी तो फौजी थी, इसलिए उन्होंने मेरे को वहाँ जाने से मना कर दिया, नहीं हम एसएसबी में नहीं भेजेंगे। फिर मैंने 16/84 को फर्स्ट नियुक्ति मेरी जोशीमठ में हो गई थी टीचिंग में, और अभी मेरी 40 साल सर्विस हो गई है। और उसके बाद 98 में, क्योंकि जब इस बीच में 84 से लेकर 98 तक कोई हथियार मेरे पास था नहीं, अपने टीचिंग में लगे हुए थे, तो उस समय उमाकांत पंवार जी थे जिलाधिकारी यहाँ चमोली में, और उन्होंने एक कंपटीशन रखा था राइफल शूटिंग का, झिंगरान रोड पे हुआ था, जहाँ पे आजकल बना हुआ है, यहीं पे वो कंपटीशन हुआ था। तो उसमें 1000 पुरस्कार रखा हुआ था, उन्होंने ओपन कंपटीशन था, कोई भी भाग ले सकता है। तो मेरा राइफल शूटिंग का मैं तो था ही, फिर मेरे को टीचिंग में उस दिन मेरे को फिर राइफल की याद आ गई, यार एक कंपटीशन रखा है, क्यों ना मैं चले जाऊं। तो मैं छुट्टी लेके वहाँ चले गया उस कंपटीशन में गया, तो मैं फर्स्ट प्राइज़ लिया मैंने, और उमाकांत पंवार जी सेकेंड रहे, और एसडीएम जोशीमठ जो थे उस समय वो 3rd प्लेस उन्होंने लिया था। तो जब पंवार जी मेरे को पुरस्कार दे रहे थे, 1000 रुपये नगद पुरस्कार था और प्रशस्ति पत्र था, तो मैंने कहा सर कि ऐसा है, आप पुरस्कार तो मुझे दे रहे हैं बहुत बढ़िया, परंतु मेरे पास गन कुछ नहीं है। बोला आपके पास गन नहीं है? मैं नहीं सर। अरे रावत ऐसा करो, एक एप्लीकेशन लेके कल ऑफिस आ जाना। बस मैंने एक एप्लीकेशन लिखी और मैं कल ऑफिस में गया, और मुझे तुरंत उसी समय डबल बैरल 12 बोर का लाइसेंस उनके द्वारा उसी समय दे दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, अब मेरे पास गन आ गई थी, तो जो मेरे हल्के हल्के ख्वाब थे फायरिंग के उसके, वो अब कंटिन्यूस पूरे होने लग गए थे। दोस्तों ऐसा हुआ 2001 में 2000 से एक आदमखोर सक्रिय हुआ था आदबद्री पे, और वो आदबद्री क्षेत्र के सारे चारों ओर के जितने बच्चे थे, लगभग उस समय तक जब तक मेरे को परमिट जारी हुआ, वो 10 बच्चे मार चुका था स्कूलों के, मतलब जो स्कूल पढ़ते थे छोटे छोटे बच्चे, वो उनको शिकार कर रहा था। परंतु वो ऐसा कर रहा था कि एक बच्चा वो आज मारे तो 2-3 महीने वो चुप रह जाए, फिर दूसरा बच्चा मारे फिर वो 2-3 महीने चुप रह जाए। तो उसके बाद उसको परमिट जारी किया गया। तो परमिट जारी करने में पौड़ी से राकेश बर्तवाल, ठाकुरदास जोशी, जिनका नाम उस समय बहुत मशहूर शिकारी के रूप में जो माने जाते थे, वो लोग पहुँचे वहाँ। तो वो लोग उनको मारने में सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। फिर मेरे को भी था, मैं भी इसी साइड पे टीचिंग कर रहा था यार, कि लगातार बच्चों को मारता जा रहा, मैं भी तो एक बेस्ट शूटर हूँ, और क्यों नहीं मेरे को परमिट दें। तो मैंने रिक्वेस्ट की फॉरेस्ट से कि ऐसी बात है, मेरे पास भी गन है और आप मेरे को परमिट जारी करें, तो क्या पता मैं इस आदमखोर को मार दूँ। तो उन्होंने कहा आप आदमखोर के बारे में क्या जानते हैं, बाघों के बारे में? हाँ, वास्तव में मैं कुछ नहीं जानता था, तो आप कैसे मार देंगे। फिर उस समय निशंक साहब हमारे विधायक हुआ करते थे यहाँ कर्णप्रयाग विधानसभा से, और मेरी मिसेस उस समय जिला पंचायत सदस्य थी। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया विधायक जी से कि यार आप ऐसा करो कि इनको परमिट दिला दो, जब ये मांग रहे हैं। और मैंने उनको कहा कि मैं स्कूल ड्यूटी के टाइम पे नहीं, बल्कि अपने अवकाश लेकर ही काम करूँगा। तब बहुत ज़्यादा वो करने के बाद उन्होंने 31 अगस्त 2001 को मेरे को परमिट जारी किया, और तब तक वो 10 बच्चे मार चुका था। फिर तब मैं भी उनके साथ वहाँ आदबद्री क्षेत्र में गया, तो फॉरेस्ट वाले अजी आप दिखाइए, गन दिखाइए, ये दिखाइए, आप क्या क्या जानते हैं, आप बिल्कुल एक भी जगह आप अकेले नहीं जाएंगे, हमारे साथ जाएंगे पूरा ऑल वो।
तो मैंने चलो भाई अब क्या करना था, अब तो काम तो करना ही था। तो धीरे 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 उसके बाद उसने 2 बच्चे और मारे, यानी वो 12 स्कूली बच्चों को मार चुका था उस समय। और फर्स्ट बार मेरे द्वारा उसको 15 मार्च 2002 को मारा गया। अब फर्स्ट जब मैंने मारा तो मतलब संशय तो था ही मेरे को, यार क्या पता कोई, मैंने तो मार तो दिया कि ये आदमखोर है या नहीं है। तो उसके पोस्टमार्टम के लिए गोचर गए। तो वाइल्ड लाइफ चीफ उस समय आनंद सिंह नेगी जी थे रुद्रप्रयाग के, वो स्वयं उसके पोस्टमार्टम में आए। तो उन्होंने देखा कि वो जो लेपर्ड था, वो लेपर्ड उसकी ग्रोथ रेट कम थी और वो एक बौना टाइप का हो गया था। शरीर तो पूरा था, एज 12 साल थी, परंतु उसके पाँव केवल इतने छोटे थे, बहुत छोटे। और उससे क्या था, उसका शरीर जमीन से थोड़ा सा ऊंचा रहता था। अब तो जब उसका शरीर छोटा था तो वो कहीं भी छुप जा रहा था। और जिस दिन मैंने उसको शूट किया तो उस दिन भी मैंने उस दिन ओपन गाड़ी थी, मैंने गाड़ी से जो लाइट मारी तो उसकी आंखें रिफ्लेक्ट की। मार्च का महीना था, गेहूं के खेत में। फिर मैं आगे चल दिया था। फिर मैंने बोला यार आंखें तो चमक रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं लेपर्ड तो नहीं बैठा। फिर मैं गाड़ी को वापस लेके फिर मैंने उसके ऊपर गाड़ी रोकी थी। फिर मैंने लाइट मारी, फिर देखा यार वास्तव में ये तो लेपर्ड है। तो मैंने जब फायर किया, जब मैं फायर करने के बाद नीचे जा रहा था, तब तक मैंने देखा एक जो लेबर था, जो दिहाड़ी मजदूरी वाले, भार वाले, उसका बेटा 10 साल का बेटा उसके आगे से बर्तन मांज रहा था और वो गुलदार उससे 20-10 मीटर के उस पर बैठा हुआ था। यानी मैं वहाँ से निकला तो 1 किल 13वां किल उसने कर दिया था। तो तब उसकी अब मौत भी होती है। हम मारने वाले हम नहीं, मारने बचाने वाला तो ऊपर वाला है। परंतु जिसके उस पर लिखा होता है ना मौत इसके हाथ होगी, तो वो स्वतः ही आ जाता है। तो मेरा फर्स्ट किल हुआ। तो उस समय ये जो था वो मैंने किल किया जो उसका लेपर्ड का, वो थोड़ा गुस्से में था क्योंकि मेरे 12 बच्चे मार दिए थे स्कूल के। और वो उस समय के गुस्सा और आज के लेपर्ड मारने वाले में बहुत ज़्यादा अंतर है। आज मैं जैसे ट्रैक करता हूँ कहीं भी या कहीं भी गुलदार का, यदि वो गुलदार उसके व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया, चाहे उसने 2 बच्चे मार दिए, 3 बच्चे मार दिए हों, यदि उसके व्यवहार में अंतर नहीं आ रहा, क्योंकि आदमखोर का व्यवहार और सामान्य लेपर्ड का व्यवहार में बहुत फर्क है। भाई आदमी का शिकार करने वाला सबसे पहले आदमी से तो नहीं भागेगा ना। भाई आदमी का शिकार करना है तो आदमी के नज़दीक आके ही तो अटैक करेगा। अब यदि सामान्य गुलदार है, उसने आदमी को देखा तो वो फटक से भाग जाएगा। नंबर 1 बात तो ये हो गई गुलदार को पहचानने के लिए। नंबर 2 बात, यदि किसी क्षेत्र में आदमखोर लगा है, यदि सक्रिय है कहीं, यदि आपको उस 6 बजे से 8 बजे के बीच कोई भी लेपर्ड बस्ती पे मिलेगा, यानी आपने देखा होगा, कभी भी पढ़ा होगा, कोई भी किल बच्चों का होता है तो वो 6 बजे से 8 बजे के बीच ही होता है। आधी रात में कोई किल नहीं करता गुलदार। वो गुलदार किल करेगा बाई चांस कोई आदमी बाहर आ गया है तो तब किल होगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और गुलदार का जो व्यवहार है वो उससे ही गोल्डा वाइल्ड फेयर जो है ना, छापामार युद्ध, वो उसी पे चलता है। हमेशा गुलदार अपने से बड़े पे कभी अटैक नहीं करता है, मतलब अपने से ज़्यादा शक्तिशाली से। उसका नियम है अपने से कमज़ोर को पे अटैक करो और शक्तिशाली से दूर भागो। यानी जिसको, अब सबसे कमज़ोर कौन है? छोटा बच्चा। सबसे कमज़ोर तो छोटा बच्चा हुआ, इसलिए सबसे पहले छोटे बच्चे का किल होगा। हाँ, यदि कोई शराबी लेटा हुआ है और गुलदार निकला तो उसने उसका किल कर दिया तो वो अलग चीज़ है, क्योंकि वो शराबी तो गुलदार जो है वो छोटे बच्चे से भी ज़्यादा कमज़ोर हो गया। फिर उसके बाद फीमेल बड़ी लेडीज़, हमारी लेडीज़ जो होंगी उन पे फीमेल पे अटैक करेगा। और उसके बाद उसका जितना वर्क वो करता जाएगा उसका साहस बढ़ता जाता है। और उसके बाद यदि उसने किसी बड़े पुरुष को या मार दिया तो वो अपने को सबसे बड़ा राजा समझता है। और उसके बाद उसके आगे तब कोई गारंटी नहीं है कि वो किसी का भी शिकार कर सकता है, क्योंकि उसकी धीरे धीरे जो साहस है वो साहस बढ़ता जाता है। दूसरा, गुलदार हमेशा पीछे से अटैक करता है, आगे से नहीं। कब भी अटैक होगा हमेशा पीछे से अटैक होगा। तो इसलिए गुलदार के लिए हमेशा जब आप कभी भी किसी भी इस प्रकार के एरिया में चल रहे हैं रात को, तो आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आपने लाइट, आपके हाथ में लाइट होनी ज़रूरी है।
डंडा भी होगा ही, क्योंकि उस क्षेत्र में तो गुलदार लगा हुआ है, बाग लगा हुआ है। तो आप 5 कदम चलने के बाद एक बार लाइट हमेशा पीछे मारेंगे, क्योंकि गुलदार हमेशा पीछे से अटैक करता है। तो इसलिए आपको हर 5 कदम बाद पीछे लाइट मारनी पड़ेगी। लाइट मारने से क्या होगा कि वो सोचेगा कि ये इसने मेरे को पीछे देखा है, इसलिए वो आप पे अटैक नहीं करेगा। और इसका दूसरा बचाव है, आपने देखा होगा, हमने इससे पहले भी और जगह भी, हमेशा जब बहुत ज़्यादा इस प्रकार का क्षेत्र होता है जहाँ सक्रिय मैनीटर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, वहाँ शिकारी हुए या बच्चों को हुआ मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। मुखौटे माने रामला वाले मुखौटे। उससे क्या होगा, एक तो हमारा मुंह हुआ और एक हम पीछे से मुखौटा लगा देंगे। यदि हम चल रहे हैं और गुलदार यहाँ बैठा हुआ है और वो मेरे को देख रहा है कि इसका मुंह यहाँ है, अब ये आगे बढ़ेगा तो मैं इसके पीछे से अटैक करूँगा, और जब मैं उससे आगे क्रॉस कर जाऊँगा तब फिर क्या दिखाई देगा, मुखौटा दिखाई देगा। मुखौटा में क्या होगा, फिर आदमी का फेस होगा। रामला वाले मुखौटे माने आदमी का फेस, ऐसे ही मुखौटा पीछे। तो वो बोलेगा अरे ये तो अभी मतलब मेरी ओर देख रहा है, मतलब जब तक आपकी मुंह गुलदार की ओर होगा तब तक वो अटैक नहीं करेगा। और इस कंफ्यूजन में क्या होगा, आप से बच के निकल जाएंगे। तो वो भी है, जब तक आपका मुंह उसकी ओर होगा वो कभी आप पे अटैक नहीं करेगा। जैसे हमारी महिलाएं हैं, महिलाएं घास काटती है या गुड़ाई करती है, तो 3-4 औरतें भी हैं, तो सब लगे हैं, बैठे हुए हैं और लगे हैं गुड़ाई करने पे या घास काटने पे, झुके हैं तो सब झुके हुए हैं। अब सपोज दैट कोई आदमखोर गुलदार है तो उसको तो बहुत इजीली हो गया ना। तो मैं एक वो देता हूँ इसमें कि यदि हम 4 महिला 3 महिलाएं हैं, 3 में से 2 महिलाएं तो घास काट लो ना आराम से, 5 मिनट एक महिला खड़ी हो जाए, वो चारों ओर नजर फिराए। यदि गुलदार कहीं से उन पे अटैक करने की सोच रहा होगा तो वो देखेगा ये लेडीज खड़ी होगी, इसका मुंह मेरी ओर हो गया, वो चारों ओर देखे। और इसका एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, एक बार मैं लमगड़ा अल्मोड़ा में था और वहाँ पे एक प्रधानी थी और उसकी पुत्री थी, वो दोनों घास काट रहे थे। घास काटने में क्या हुआ कि उसकी माँ जो घास काट रही थी वो उन दोनों में 50 मीटर का अंतर था, मतलब वो इस खेत में घास काट रही थी और बेटी यहाँ से घास काट रही थी। तो दोनों घास काटने में, और वहाँ उस समय गुलदार क्या था, सक्रिय था। अब घास काटते 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 बेटी उठी, उसने यूं देखा तो उसने देखा कि मेरे माँ के दूसरे खेत में गुलदार बैठा हुआ है और वो माँ को अटैक करने के लिए तैयार है। जब तक उसने माँ को आवाज़ लगाई, गुलदार ने सीधे छलांग प्रधानी पे मार दी और उसको घायल कर दिया, क्योंकि वो लड़की वहीं पे थी। तो वो भाग के आई, परंतु हॉस्पिटल ले जाते उसकी मौत हो गई थी। यदि वो दोनों एक पहले देखते और एक काटते तो दोनों बच सकते थे। तो मेन है कि जब तक हमारा मुंह गुलदार की ओर होगा तब तक गुलदार अटैक नहीं करेगा। एक हमारे यहाँ एक मेन देखा गया है, मतलब इसमें 5-6 घटनाएं ऐसी हो गई हैं। शाम को समय अधिकतर आर्मी के जो चमोली है वो आर्मी बाहुल्य क्षेत्र ज़्यादा है, या आर्मी में नहीं भी होगा तो कोई लेबरगिरी कर रहा होगा तो कहीं दूर उस समय काम पे होगा, या अक्सर लोग क्या जो फालतू होंगे वो बाजार रहते हैं। शाम के समय जिस समय गाय दूहने का टाइम होता है ना, उस टाइम पे माँ के साथ यदि बच्चा है तो किसके साथ छोड़ेगी, घर पे तो कोई नहीं है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, उस समय उन बच्चों को लेके गौशाला पहुंच जाते हैं और गौशाला में उसको तो गाय का दूध दोहना है, और छोटा बच्चा है तो कहाँ बिठा देगी उसको, दरवाजे पे, और अपने दूध दोहने पे लग गई। 5 घटनाएं ऐसी हैं जहां गौशाला से उठा के बच्चे को ले गए है बाप। तो जब हम इस प्रकार का उनको बताएंगे भाई गौशाले में ऐसा भी होता है, क्योंकि हमेशा अब तो ज़्यादा पशुपालन तो नहीं, जितना है यदि ऐसा होता है, हमेशा गुलदार जो है, गुलदार का बस्ती पे आना उसका स्वाभाविक व्यवहार है। और हमेशा गुलदार, यदि हमने गाय भैंस कोई जंगल भेजी है, जैसे ऊपर वाले इलाके हैं, तो उनके पीछे से हमेशा गुलदार गौशाला की ओर पहुंच जाता है। तो हमको मालूम है कि ये गौशाला पे शाम को गौशाला गायों का अटैक हमेशा उस पे होता है।
और 1-2 घंटे बाद यानी 8 बजे के बाद यदि 9 बजे अटैक हो रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं अब उस घर पे होगा। और गांव के किनारे वाले जो घर होंगे, लास्ट साइड किनारे वाले घरों पे जो रास्ते आ रहे हैं वो मार्केट से भी आ सकता है, क्योंकि फर्स्ट हमने कहा जंगल से आने वाले रास्ते, क्योंकि यदि गुलदार छुपा होगा तो जंगल पे छुपा होगा। अब अंधेरा हो गया, धूप अंधेरा, तो धूप अंधेरा का फायदा उठा के वो बाजार वाले रास्ते से भी आ सकता है। तब बाजार वाले रास्ते के या इधर वाले जो कहीं से भी लिंक कर रहा है फर्स्ट मकान, उस पर अटैक होना स्वाभाविक है। और यदि हमको मालूम है कि मेरा घर जंगल वाले आने वाले रास्ते पे मेरा घर पहला पड़ता है और अटैक सबसे पहले मेरे पे होगा, तो मैं अपने 6 बजे अपने बच्चों को अंदर रख दूंगा ना। हमको पता है ना इस मेरे घर पे अटैक होना है, तो मैं पहले से सुरक्षित रहूँगा। जब मैं सुरक्षित रहूँगा तो मैं बच जाऊँगा ना, और मैं बचूंगा तो गुलदार आदमखोर नहीं होगा। गुलदार आदमखोर नहीं होगा तो वो भी नहीं मारा जाएगा, और हम भी बच गए, वो भी तो बच गया। ये भी तो सोचेंगे भाई अपने बचने में उसका बचाव भी तो हो रहा है। तो हमेशा पहले वाले जो घर मैंने बताया आने वाले घरों पे, और लेट नाइट यदि कभी अटैक होता है, जो आप कहेंगे यार कि दूसरे उस गांव में तो रात को अटैक हुआ था और बीच घर में हुआ। बीच घर वाला अटैक तब होता है जब रात को कोई आदमी बाहर आ रहा है लघु शंका के लिए, ठीक है। अब लघु शंका के आपने देखा होगा यदि कहीं गुलदार लगा है कभी और आप लोग उस क्षेत्र में जाएं तो लोग क्या करते हैं, हो हल्ला करते नहीं करते। अब रात को मैं बाहर आ रहा हूँ, अब पहले मैं हो हल्ला कर रहा हूँ और तब मैं बाहर आ रहा हूँ। अरे भाई आदमखोर गुलदार है, आदमखोर गुलदार तो देख रहा वो तुमसे 200 मीटर दूर बैठा हुआ था, उसने देखा हो हल्ला माने ये बाहर आ गया। आप क्या बता रहे हैं उसको कि मैं बाहर आ गया तू आ जाए यहाँ, तो वो उस समय घर के गांव के बीच में भी अटैक हो जाता है। भाई आपको बहुत पहले का एक केस बताऊं मैं, शाम के समय लोग सब घरों में पैक हो जाते थे। अब गुलदार ने देखा हमेशा आदमी की गलती से गुलदार सीखता जाता है। एक चीज़ ये भी नोट कर लेना, जो गलती हम करोगे, हम लोग जो गलती कर रहे हैं उससे गुलदार सीखता जाएगा। अभी मैं आपको 1-2 स्टोरी आपको बताऊंगा तो आप देखेंगे कि गुलदार का व्यवहार, गुलदार का जो सामान्य व्यवहार है वो तो वैसे रहेगा, परंतु जो उसके और डिफरेंट व्यवहार हैं वो प्रत्येक अलग अलग जगह पे अलग अलग किस प्रकार की कंडीशन में गुलदार रहा होगा वो व्यवहार अलग अलग हो जाते हैं। तो वो क्या करता था, गुलदार ने सीखा यार कि ये लोग तो कहीं कोई भी बाहर नहीं आ रहा है, मेरे को तो शिकार मिल ही नहीं रहा है और ये रात को आ रहे हैं बाहर। तो उसने क्या किया, मकान की छत में बैठना शुरू कर दिया, ऊपर चुपचाप आए और मकान की छत में बैठ जाए। अब तुम तो बाहर आओगे ना तो मकान की छत में तो देखेंगे नहीं ना, हमेशा चाहे हमारे पास लाइट है कुछ है तो हम मकान की छत में थोड़ी देखेंगे, हम तो देखेंगे इधर यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है। और उसके बाद देखा हमने यार कहीं नहीं है, गुलदार दिख नहीं रहा, और हम लघु शंका के लिए बाहर आ गए। और वो ऊपर बैठा था, वो सीधे वहाँ से छलांग लेके और उसने आपका शिकार कर दिया। तो वो क्या है, वो उसने एक नई तरकीब सीखी है। और किससे सीखी है? इंसानों से। आपको मैं एक बहुत बढ़िया स्टोरी बताऊं इसी व्यवहार पे। यह है डीडी हाट में एक लेपर्ड मेरे द्वारा 2014 में मारा गया था। उसने 16 आदमियों को किल किया था, 16। जब उसने 16 आदमियों को किल किया और न किसी बच्चे को मारा, न किसी औरत को मारा और न किसी के घर पे गया, और 16 आदमियों को किल किया। आपको बड़ा ताजुब होगा, 16 के 16 शराबी थे। और आप गूगल पे आप सर्च करें, अल्कोहलिक मैनिटर के नाम पे आजकल यूट्यूब पे बहुत बढ़िया चल रहा है, मेरी स्टोरी है और पल कैलोरी ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। 1.5 लाख व्यू हो गया उसका। अभी मैंने बनाई नहीं, मैं अब बना रहा हूँ, मेरा भी अपना चैनल है। मैंने बोला अब मैं जब एक बार उस सारे एरिया में जाके और उन 16 आदमियों के घरों से पूरा डिटेल लेके मैं तब बनाऊँगा। परंतु जिन्होंने मेरे कहानी से लिख के और वो बना दिया, वो 1.5 लाख व्यू पे पहुँच गए। तो आप बताओ कि वो 16 शराबी मारे, और वो इतना इंटेलिजेंट हो गया था, उसने जब पहले शराबी को कुछ गिरा होगा, कोई आदमी वो गिरा था शराब पी के, उसने पहले उसका किल कर दिया। उसने मारा, उसने उसका स्टोमच फाड़ा, और वहाँ से जबकि गुलदार सर, इतना हाथ,
इतने पाँव और पेट का नहीं खाता है। केवल गाल खाने के लिए नहीं बोलते हम लोग, चाटना बोलता है। उसके जीभ में यूं कांटे होते उल्टे, और यदि उसने एक बार जीभ यहाँ से ऊपर कर ली तो हमारा मुंह का जो कोमल मांस क्या है, ये सारा एक साथ उसकी जीभ में निकल जाता है। फिर ये हड्डी और ये दांत रह जाते हैं, बाकी सारा एक झटके में ले लेगा पूरा। तो इसको हम कहते हैं चाटना। या किसी कुत्ते को जब मारता है तो उसके बाल तो आप कभी देखें कि बाल एक जगह पे रखे रहते हैं, वो भी केवल जीभ से उसने यूं किया, उसके बदन पे जीभ मारी तो उल्टे जो ब्लेड नुमा जो कांटे हैं ना उसके, वो सारे बालों को एक साथ निकाल लेता है। तो जब ये चीज़ नहीं खाता था तो उसने उस दिन स्वतः उसका स्टोमच से थोड़ा टेस्ट कर लिया। उसने देखा अरे ये तो कोई विशेष चीज़ है, और उस गुलदार को अल्कोहल टेस्ट लग गया। अब जब उसको अल्कोहल टेस्ट लगा उसने दूसरे को मारा, फिर देखा उसने यार ये तो बहुत बढ़िया चल रहा है, तो फंस गया। 10 आदमी मारने तक उसको परमिट जारी हुआ ही नहीं, लोगों ने हल्ला किया ही नहीं, अरे मरने दो यार, शराबी मार रहा हूँ, बढ़िया है। 10 आदमी मार दिए थे, 10 आदमी तक कोई परमिट जारी नहीं हुआ। और सर कितने टाइम के बीच में ये 3 साल रहा। अच्छा। तो 14 में मारा गया था ये, तो 3 साल तक ये एक्टिव रहा वहाँ। तो 10 के बाद जब परमिट जारी हुआ तो उसके बाद उन्होंने और पहले लोकल शिकारी बुलाए तो किसी के बस में नहीं हुआ, फिर उसके बाद तब मेरे को बुलाया गया। मैं जब वहाँ गया मैंने उसकी स्टोरी जब देखी, सब जगह पूछा ये शराबी बोले, मेरे समझ में पहले आया नहीं। फिर मैंने उसका डीपली उनसे गाँव उनके घरों से उनसे पूछा, तब पता चला रही ये तो केवल शराबियों का वो कर रहा है, और कहीं इसने अभी तक कोई बच्चा नहीं मारा, और केवल तो उस पे इतने इंटेलिजेंट हो गया था किल करने के लिए कि यदि आप 5 आदमी चल रहे हैं और 5 आदमी में से एक आदमी ने शराब पी रखी है तो उसकी आवाज़ की जो टंग है ना, उस टंग को वो 1 किलोमीटर दूर बैठा पहचान लेता था कि कौन इसमें से 5 आदमियों से किसने पी रखी है, और लास्ट में उस आदमी का पीछा करके उसको मार देता था। और बाकी तो 4 घर पहुंच गए और वो रास्ते में मार देता था। फिर मैं वहाँ एक चीज़ और देखा मैंने, वहाँ एक रिवाज था, वहाँ थैली पे मिलती थी शराब, और शाम को ज़्यादातर लेबर लोग जो थे वो सारे काम करके उन्होंने एक थैली पकड़ी और ये डिस्पोजल पकड़ा। तो जो सड़क है, सड़क के किनारे जो थोड़ा चौड़ी जगह है वहाँ पे सारे गिलास वही डिस्पोजल गिलास रखे हुए थे। तो मैंने फिर लगाया कि इस समाज में इस प्रकार का एक प्रचलन था उनका कि जब शाम को एक जगह बैठो और वहाँ पे पी के और फिर चल दो। तो मैंने तब लगाया कि इससे ये गुलदार लगातार सीखता गया और वो अल्कोहली मैनीटर बन गया। उसमें उसका केवल एक आदमी जिंदा था, वो भी फौजी था। उसके अगले दिन उस समय जिस समय उस फौजी पे हमला हुआ उस समय मैं उससे 20 किलोमीटर दूर बागेश्वर पे कोई आम कुछ इस प्रकार का नाम है, वहाँ मैं परमिट पे था, वहाँ बच्चे को गुलदार ने उठाया था। मैं वहाँ था तो उस दिन वहाँ 20 किलोमीटर दूर वारदात हुई। तो पहले उन्होंने मेरे से संपर्क किया, सर एक आदमी को यहाँ पे बाघ ने मार दिया। मैंने कहा यार मैं एक परमिट को छोड़ के दूसरी जगह नहीं आ सकता हूँ, यदि आप इन गाँव वालों से बात करें ये मेरे को छोड़ दें तो मैं आ जाता हूँ। तो उस आदमी को मारने के बाद दूसरे दिन फौजी भाई बहुत मोटे थे, बहुत शक्तिशाली, बहुत ज़बरदस्त शरीर था, तो वो कैंटीन गए, कैंटीन से वो ले आए अपना कोटा में उन्होंने शाम को केवल 1 क्वार्टर पिया था केवल। वो अभी भी कहता है कि यदि मैंने 1 क्वार्टर से ज़्यादा पी देता तो मैं उस दिन मर गया था। और घर पे आके फिर उसने भी जैसा शराब या पी रखा था तो हल्ला किया उसने कि ए बाघ मैं दिखाता हूँ तेरे को, देख तू कैसे मारता शराबियों को, ऐसा चिल्लाने लग गया घर से। और ठीक 9 बजे वो कमरे के अंदर जाने लगा और गुलदार ने उसको पीछे से पकड़ लिया। और जब पकड़ा तो यहाँ से पूरा उसने यहाँ तक उसका नाखूनों से फाड़ दिया। तो उसकी घरवाली थी वहीं पे, घरवाली ने कुछ नहीं मिला तो जो कूटने का घंजियाला होता ना, उसने घंजियाला उठाया और 4 जो उसने लेपट पे मारे, तब जाकर लेपट ने उसको छोड़ा। तो उसका केवल एक आदमी, एक गवाह जिसको कहते हैं, वो जिंदा है केवल। तो वो उसने किससे सीखा?
हम लोग उससे तो सीखा। तो मैं ये गुलदार का व्यवहार था, परंतु सब गुलदारों का ऐसा व्यवहार नहीं होता है। मैंने बताया कि व्यवहार सब जगह अलग अलग होता है। जो आजबद्री वाला फर्स्ट लपट जो मैंने मारा, उसके व्यवहार में एक अंतर हो गया था। वो क्या हो गया था, उसको इस प्रकार उसने 5 बच्चों को बारात से उठाया, 5 बच्चों को बारात से। तो उसके व्यवहार में क्या अंतर हुआ, उसको मालूम था कि आज बाजे बज रहे हैं फलाने जगह, तो वहाँ क्या होगा, बच्चों को ध्यान नहीं दिया जाएगा, लोग मस्त रहेंगे, और आज मेरे को वहाँ शिकार मिलना मतलब डेड श्योर है। तो वो जहाँ भी बाजे बजते थे वो सीधे वहाँ पहुँच जाता था, और 5 बच्चों को वो बारात से उठा के ले गया। तो वो भी तो उसका दूसरा व्यवहार था, और लपट तो नहीं कर रहे ना, परंतु उसने सीखा है कि बारात में ऐसा होता है, और वो सीख गया। भाई जैसे नीचे आपने देखा होगा प्लेन एरिया पे लपट पेड़ पे चढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ टाइगर है बड़ा, टाइगर को उसको एट ए टाइम उसको भय है। और यहाँ ऊपर हमारे यहाँ कोई लपट पेड़ पे नहीं जाता है, जाता है थोड़ा सा जाता है, और अक्सर आपने देखा हो चीड़ के पेड़ पे गया तो बेचारा उल्टा लटक के वही मरा रहता है। जाने को तो ऊपर चढ़ जाता है, और नीचे आने में किसी के पाँव फंस गया, किसी में गर्दन फंसी होती है, बहुत सारे मरे हुए मिलते हैं। तो उसको उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई ना, वहाँ नीचे प्रैक्टिस हुई, यहाँ प्रैक्टिस नहीं हुई। तो वही व्यवहार का अंतर है। एक मैंने 2004 में उत्तरकाशी में मारा था, जिसने 14 दिन में 5 बच्चे मार दिए थे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो फर्स्ट सेकंड किल के बाद जब उसके देखा मैंने उसको, उसका पीछे में चल रहा था जब, तो उसने मेरी आवाज़, मेरी गाड़ी की आवाज़ सारे को ट्रैक कर लिया था, और जहाँ मैं पहुँचूँ वहाँ से वो पहले फरार हो जाए, मैं वहाँ पहुँचूँ तो वो मेरे से पहले फरार हो जाए, क्योंकि वो मेरी गाड़ी की आवाज़, मेरी आवाज़ सब पहचानता था। अब मारा कैसे गया, मारने के दिन मैंने अपनी गाड़ी छोड़ दी, जिप्सी छोड़ दी, और मैंने एक ट्रॉला लिया, ट्रक जैसा ट्रॉला, और उसके छत पे बैठ गया, क्योंकि ट्रक तो डेली चलते थे ना। अब उसके छत पे मैं जब बैठा तो जहाँ उसके मूवमेंट करने के चांस थे, मैं वहाँ से उल्टा आने लगा। मतलब मैं पहले उससे बहुत आगे पहुँच गया, वहाँ से शाम को उस ट्रॉले के ऊपर से सर्चिंग करते हुए मैं आ रहा था। तो उसको विश्वास नहीं था मेरे पीछे से आएंगे, परंतु मैं उस दिन उसके आगे से आ गया। तो तब देखा मैंने वो मेरे को ब्रह्मखाल से आगे पनौत पे फटक से मिल गया, और मैंने फटक से गाड़ी रोकी। तो उसको क्या मालूम, उसने सोचा ये जिप्सी वाला तो है नहीं, आज तो ट्रक वाला है, ये क्या करना मेरा। तो मैंने तुरंत उसको फायर करके तब मैंने उसको शूट किया था। तो आप लगा लो वो मेरी आवाज़, मेरी गाड़ी की आवाज़ सब पहचानता था। तो वो एक डिफरेंट व्यवहार है। अब एक चीज़ और वो है आप पे लिखने के लिए मार्कर। सपोज दैट आप लोग कभी अपने गांव में हैं और कहीं कोई आदमखोर या कोई इस प्रकार का कोई चीज़ स्टार्ट हो गई, तो आप उसको कैसे पहचानोगे। भाई दिखते तो पंजे तो सबके दिखते हैं ना, भाई पंजे तो दिख रहे, कुत्ते के भी तो पंजे दिख रहे। और बाई चांस कोई बड़ा कुत्ता है और हम बोले, कोई बोला कि नहीं नहीं ये तो उसी के हैं, गुलदार के पग चिन्ह हैं, परंतु आप लोगों को वो होना चाहिए कि ये गुलदार के पग चिन्ह है या नहीं। बहुत ज़्यादा नहीं मैडम, थोड़ा आगे यहाँ पे कोई ट्रिप बनती है नाखून की, ऐसे ट्रिप बन रही है नाखून की, मतलब जब मिट्टी में चलेगा ना तो उसके आगे गहरा हो जाएगा, नाखून डूबेगा तो गहरा हो जाएगा ना। तो आप ये समझ लो चाहे वो कितना बड़ा उसका पग मार्ग है, वो गुलदार का नहीं है, ठीक, जिसके आगे नाखून आएगा। हमेशा गुलदार पे नाखून बहुत बड़े होते हैं, परंतु वो बंद होते हैं, और वो केवल अटैक के समय ही बाहर आते हैं। इसलिए किसी भी पग चिन्ह पे यदि नाखून का चिन्ह जमीन पे आ रहा है तो आप ये समझे कि ये क्या है, गुलदार का चिन्ह नहीं है। अब आप कभी कोई, आपको एक ट्रिप और बता दूं कि हमने गुलदार का चिन्ह तो देख लिया, अब हम ये सोचें यार ये मेल है या फीमेल है, ठीक है, इस पे भी देख लो, उस पे एक तो ये चिन्ह नहीं होंगे, ठीक है। यदि हमारे पास उस समय तो पटरी तो नहीं होगी ना,
हमारे पास कोई भी चीज़ हो सकती है। सपोज दैट हमारे पास पेंसिल है या चलो अभी तो स्केल है, परंतु आपके पास तो स्केल नहीं है ना उस समय। आपने देखा घर गांव के बगल पे चिन्ह देखा, तो हम कोई भी लकड़ी उठा ले, लकड़ी को हम यूँ रखें, सपोज दैट ये छोटी हो रही है, बड़े चिन्ह है, यदि ये लकड़ी यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है और उसके बाद यूँ हम इसको रखें, यदि वर्ग बनता है पूरा, ठीक है, यदि वर्ग बनता है तो ये डेट्स योर मेल है, लेपर्ड है और मेल है। यदि आयत बनता है, आयत का मतलब हमेशा जो फीमेल लेपर्ड होती है उसकी अंगुलियां थोड़ा लंबी होती हैं, यानी वो अंगुलियां यहाँ तक पहुँच जाएंगी, ठीक है, ऐसी लंबी हो जाएगी। फीमेल की अंगुलियां थोड़ा लंबी होती है, तो यानी इधर को आयत बनेगा, ये चौड़ाई कम होगी और ये लंबाई ज़्यादा होगी। यदि इस प्रकार का हमको कोई चिन्ह मिल रहा है और उस पर नाखून नहीं है तो हम समझेंगे ये फीमेल लेपर्ड है, इससे पहचान हो जाएगी। और अभी तक भी यही प्रक्रिया चल रही है, मतलब विज्ञान तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, परंतु लेपर्डों को पहचानने के लिए यही चीज़ है। और हमारे पास तो ट्रैप कैमरे हैं, जब हम ट्रैप कैमरे लगा देते हैं रास्तों पे, तो हमारे पास डायरेक्ट फ़ोटोज आ जाती है। हमारे पास फ़ोटोज आ गई तो हमने फ़ोटोज़ को देखते ही, क्योंकि हमेशा जो फीमेल होगी वो थोड़ा पटपटी होती है, क्योंकि बच्चे देती है, उसलिए उसका ये जो पेट वाला पोर्शन होता है पटपटा हो जाता है, थोड़ा पतला हो जाता है, और ये जो मेल होगा उसका ये वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा हो जाता है। और मैं आपको इस पे भी दिखाऊंगा अभी फोटोज़ लेपर्डों की, तो अलग अलग है, मतलब किस प्रकार का। अब ऐसा भी नहीं है कि कहीं के जो लेपर्ड हैं वो भी डिफरेंट हैं थोड़ा। मैंने एक लेपर्ड मारा था यहाँ उस पे कनोट वाले पे, तो मेन होता है गुलदार पे इस प्रकार के फूल के निशान बने होते इसके उस पे ना बदन पे, और उन फूलों के निशानों को देखते हुए इसको गुलदार कहा गया है, इसका नाम ही इस फूलों पे पड़ा हुआ है। और आपने कभी डिस्कवरी नेशनल ज्योग्राफिकल पे देखा होगा, इस प्रकार के डिब्बे बन जाते हैं। ये अधिकतर जगुआर जो फैमिली होती है, इसी की फैमिली है, तो वो जगुआरू हमारे यहाँ नहीं होता है, परंतु उसकी कुछ बीट्स यहाँ भी है। क्योंकि जब हमने मारा था तो मैंने उसको डाला था सर्चिंग पे कि आप बताएं कि ये यहाँ तो हमारे पास तो गुलदार है, ये जगुआर का ये प्रिंट कहाँ से आया, क्योंकि भाई वो मैंने मारा है, ये दिखा रहा हूँ, इस पे तो सारे डिब्बे बने हुए हैं। तो अभी मेरी जो अब उस पर कमेंट्स में भी आ रहा है कि लोग कि हाँ यहाँ भी भारत में भी जगुआर की प्रजाति है कुछ, तो इसलिए वो ऐसा हो सकता है। अब आप लोगों के प्रश्न हो जाएं या और या फिर एक काम कर सकते हैं सर, जो आप कह रहे हैं कि फोटोग्राफ्स हैं, तो फिर थोड़ा सीक्वेंस में रहेगा ना कि आप वो अच्छा, और फिर हमारे जो युवा साथी हैं उनके हम सवाल ले लेते हैं।